नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। दिन भर की जो मुख्य खबरें हैं आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डोमिनिका ने की पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा। कोविड के दौरान मदद और साझेदारी को मजबूत करने के पीएम के प्रयासों के प्रति सम्मान। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कांग्रेस पर लगाया आरक्षण विरोधी और लोगों को जाति के नाम पर बांटने का आरोप। झारखंड में चुनावी रैलियों में गरजे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। सोरेन सरकार पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। कहा, राज्य में ही भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं होनी चाहिए कोई जगह। पश्चिम बंगाल के लॉटरी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापा, वहीं कोयंबटूर और चेन्नई में भी छापेमारी जारी। और दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअली किया उद्घाटन। 14 दिवसीय मेले में देश विदेश के 3500 से अधिक प्रदर्शक शामिल। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की मांग का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने यूपीपीएससी से छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। डोमिनिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। यह सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद के लिए पीएम मोदी के प्रयासों के लिए दिया जाएगा। साथ ही ये सम्मान दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके समर्पण को मान्यता देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजीनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जनता को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी, वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस सोच रही है कि ओबीसी जातियों में बटेगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, और जब समाज की ताकत कम हो जाएगी तो कांग्रेस को बैठे बैठे ही फायदा मिल जाएगा। यही से कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी क्या मौके की तलाश चल रही है। और जैसे ही कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को इन साजिशों का शिकार नहीं होना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता और एजेंडा बदला नहीं है, इसलिए पिछले 10 सालों में ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पहले
खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं झारखंड में गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन की नीति की आलोचना की। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड में खनिज और उद्योगों के विकास में ध्यान लगाने की बजाय घुसपैठियों को झारखंड में घुसाने में ध्यान लगा रहे हैं। हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है। एल्यूमिनियम की खदानें हैं, आयरन ओर की खदानें हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस और हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकार मुस्लिम आरक्षण देने जा रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सुन लें, जब तक भाजपा का एक भी विधायक है तब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं छीनने देंगे। कांग्रेस ने तय किया है इनकी सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आरक्षण, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। झारखंड के गांडेय विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा घोटाले को लेकर हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल किया कि जब सहारा घोटाला हुआ तो उस समय किसकी सरकार थी? क्या हेमंत बाबू घुस घुस कर प्रचार कर रहे हैं कि सहारा के पैसों का क्या हुआ? भाई, क्या होगा वो मैं बाद में कहता हूं, मगर मैं हेमंत बाबू और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, सहारा का पैसा डूबा तब सरकार किसकी थी? बोलो भाई। कांग्रेस की थी। यूपी में किसकी सरकार थी? अखिलेश की थी। और आज हेमंत बाबू कांग्रेस और अखिलेश के साथ बैठे हैं। सहारा कोऑपरेटिव्स में जिसने भी एक एक रुपया रोका है उनका एक एक पाई हम वापिस देने का काम करेंगे।
साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के धनबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि घुसपैठियों को पनाह देने वाले और लूट भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राज्य में जगह नहीं होनी चाहिए। घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर रब्त-ए-हाथ के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है। चुनाव आयोग देश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में चुनाव आयोग लगातार वाहनों, बैग इत्यादि की रूटीन चेकिंग कर रहा है। चुनाव आयोग केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ साथ देश भर के तमाम बड़े नेताओं के बैग और वाहनों की चेकिंग कर रहा है। रूटीन चेकअप पर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सेलेक्टिव चेकिंग का आरोप लगाया था, जिसका समर्थन महाविकास अघाड़ी के शरद पवार, सुप्रिया सुले जैसे बड़े नेता कर रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी के इन आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा महाराष्ट्र ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर कहा है कि कुछ नेताओं को दिखावा करने की आदत होती है। यह वीडियो देखें। 7 नवंबर को यवतमाल जिले में हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया गया, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही कोई आग लगाई। इससे पहले 5 नवंबर को भी कोल्हापुर एयरपोर्ट पर देवेंद्र फडणवीस के बैग को चेक किया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने ममता सरकार पर एक खास समुदाय के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुका है। पश्चिम बंगाल तो हिंसा की राजधानी बन गई और पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ कानून अपने पॉकेट में रखे हुए है और एक खास समुदाय मुसलमान के लिए ही वो राज्य की सरकार काम करती है। और ममता बनर्जी को लगता है कि मुस्लिम अब आने वाले दिन में बंगाल बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने वायनाड में कम मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वायनाड की जनता इतनी हताश हो चुकी है कि यहां 2009 के बाद अब तक का सबसे कम मतदान हुआ है। उनका कहना है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में 64.72% मतदान हुआ, जो कि 2009 में इसके गठन के बाद से अब तक का सबसे कम मतदान है। वहीं कांग्रेस 5 लाख वोटों के बहुमत के लिए प्रचार कर रही थी। जमीनी स्तर पर भी प्रियंका ने सभी पंचायतों का दौरा भी किया। साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रियंका के लिए अभियान का नेतृत्व भी किया था। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन दाखिल करने के दौरान सोनिया गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मौजूद थे। प्रियंका वाड्रा ने एक दिन के लिए भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ा। इन तमाम तथ्यों को सामने लाने के बाद अमित मालवीय ने प्रियंका वाड्रा की चुनावी राजनीति में लॉन्चिंग को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, अब सवाल उठता है कि ये उस नेता के संकेत हैं जिस पर राहुल गांधी को असफल मानकर खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस दांव लगा रही है। आज दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। एमसीडी सदन में बार बार व्यवधान और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच
गतिरोध के कारण 7 महीने की देरी के बाद यह चुनाव दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुआ। चुनाव में बीजेपी की पार्षद और पूर्वी दिल्ली की पूर्व महापौर सत्या शर्मा को फिर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सत्या शर्मा ने दिसंबर 2022 में पिछले मेयर चुनाव की भी अध्यक्षता की थी। पार्षदों के अलावा महापौर एवं उप महापौर के चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा एवं 3 राज्यसभा सांसद भी मतदान कर चुके हैं। इस वर्ष महापौर पद अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी शुरू की है। आपको बता दें, ईडी की टीम लॉटरी के कथित वित्तीय धोखाधड़ी और कुछ प्रभावशाली लोगों को लॉटरी टिकटों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। ईडी की कार्रवाई के बीच एयरपोर्ट के पास माइकल नगर में लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापा मारा गया। ईडी ने दक्षिण कोलकाता में लेक मार्केट के पास एक आलीशान बहुमंजिला फ्लैट पर भी छापा मारा। इसके अलावा दक्षिण कोलकाता के लेक गार्डन में भी तलाशी जारी है। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। पिछले 48 घंटों के दौरान ईडी ने कोलकाता में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार महिला ने बांग्लादेश से कुछ महिलाओं को रोजगार का लालच देकर अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में लाकर बसाया और फिर उन्हें अंतर्राज्यीय हवाला रैकेट में शामिल किया, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल थे। वहीं लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन और उसके सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैंटियागो मार्टिन और उनके दामाद आधव अर्जुन के आवास पर छापेमारी की। ये छापेमारी कोयम्बटूर और चेन्नई में की गई। राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी आधव अर्जुन वर्तमान में तमिलनाडु की एक प्रमुख दलित राजनीतिक पार्टी विदुथलाई चिरुथिगल काची यानी वीसीके के उप महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। मार्च 2022 में ईडी ने मार्टिन की फर्म और अन्य समृद्ध कंपनियों के बैंक खातों से 411 करोड़ रुपए जब्त किए थे। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के नेतृत्व वाली AIADMK सरकार ने 2003 में तमिलनाडु में लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह तर्क देते हुए कि ये गरीबों के लिए हानिकारक है। नतीजतन मार्टिन को अपने लॉटरी संचालन को अपने गृह राज्य से बाहर स्थानांतरित करना पड़ा। 2011 में AIADMK शासन के दौरान मार्टिन पर भूमि हड़पने के आरोप भी लगे और वेल्लोर जेल में उन्हें 8 महीने बिताने पड़े। उनके खिलाफ कई मामले अभी भी लंबित हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और राजीव शुक्ला सहित अन्य नेताओं ने पंडित नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर गंभीर बना हुआ है। आज सुबह 6 बजे की बात की जाए तो दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 450 के पार दर्ज किया गया, जिसमें सबसे अधिक AQI आनंद विहार में 473 दर्ज हुआ। वहीं पटपड़गंज में AQI 472 रहा, अशोक विहार में 471, इसी तरह विवेक विहार में 470 और जहांगीरपुरी में भी AQI 470 रहा। वजीरपुर में 467, RK पुरम की बात करें तो यहाँ 457 AQI दर्ज हुआ। पंजाबी बाग में 459, नेहरू नगर में 462 और मुंडका में AQI 461 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि AQI का स्तर 400 के पार होने पर स्वास्थ्य के संबंधित दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। आँखों में जलन मचती है और गला खराब से हो रहा है प्रदूषण की वजह से। सांस लेने में भी दिक्कत है, आँखों में भी जलन मचती है, सारी तरफ पोल्यूशन। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।